नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास। चैनल से आप परिचित हैं। चैनल का नाम है संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति, और आप इस समय आनंद ले रहे हैं महर्षि वात्स्यायन के कामसूत्र का दूसरा अधिकरण। इसका उसके 3 अध्याय हमने पूरे किए। एक सांप्रयोगिक अध्याय, दूसरा आलिंगन विचार, तीसरा चुंबन विचार। आज से चर्चा होगी नखक्षत की। एवं चुंबनेन उपक्रम्य ततो अधिकेन नखच्छेद्येन उपक्रमयितुम नख रदन जातय उच्यन्ते। चलिए अब नखक्षत की बात करते हैं। देखिए, 2 शब्द हैं। नख से, नाखून से हम और आप सब परिचित हैं। क्षत का अर्थ होता है संस्कृत में किसी घाव का होना, किसी व्रण का होना, या हम कह सकते हैं कि जहां हल्का सा खून छलक आया हो। खून ना छलके तो कम से कम ऐसा निशान तो पड़ना चाहिए जो 2-4 दिन तक याद रह जाए। इसको नखक्षत कहा जाता है। राग वृद्धौ संघर्षणात्मकम नख विलेखनम। यहां महर्षि वात्स्यायन कहते हैं कि जब राग अत्यधिक बढ़ जाता है तो स्थिति ऐसी आ जाती है कि व्यक्ति अपने ऊपर काबू नहीं रख पाता है, और उसका जो संघर्ष है वो कहीं ना कहीं नाखून मार के और उनसे कुछ ना कुछ निशान बना देना, इस प्रकार के प्रयोग करवाता है। तस्य प्रथम समागमे प्रवास प्रत्यागमने प्रवास गमने क्रुद्ध प्रसन्नायाम मत्तायाम च प्रयोग। अब इनका प्रयोग कहां कहां होता है उसकी बात करते हैं कि प्रथम समागम की चर्चा हम पहले भी कर चुके हैं। प्रथम समागम, आप ये नहीं माने कि ये आपकी प्रथम रात्रि सुहाग रात की बात कर रहे हैं, नहीं। जब कई बार कुछ अंतराल के बाद समागम होता है तो आप उसको प्रथम समागम कह सकते हैं। हमने पहले देखा था कि प्रथम समागम में पुरुष कमजोर पड़ता है, उसका स्खलन जल्दी हो जाता है, और स्त्री जो है वो प्रथम समागम में जल्दी स्खलित नहीं होती है। उसके लिए द्वितीय समागम में जल्दी स्खलन होता है, और पुरुष का द्वितीय समागम में दीर्घ स्खलन रहता है। तो ये प्रथम समागम की जो बात हो रही है, ये सुहाग रात की बात नहीं हो रही है। ये वो बात है कि किसी कारणवश आप दूर रहे हैं, एक समय व्यतीत हो गया है, और एक अंतराल के बाद अगर आपके बीच में समागम हो रहा है तो उसको एक प्रथम समागम कहा जाता है। चलिए, उस समय ऐसा हो जाता है क्योंकि व्यक्ति अत्यंत आवेग में होता है। कई बार तो आलिंगन में भी गले से अगर लगाए तो सामने वाले को इतनी जोर से दबाने की कोशिश करता है कि 2-4 हड्डियां चटक जाएं। ये ऐसा होता है। तो उस समय की इस बात को कहते हैं कि प्रथम समागम के समय ये नखक्षत की संभावना रहती है। प्रवास प्रत्यागमने, कुछ उसी प्रकार की बात आई कि जब परदेश से आप वापस आए तो फिर वही बात आती कि बहुत दिन बाद जब मिलन का एक मौका मिलता है तो उस समय भी इस प्रकार की स्थिति खड़ी हो जाती है। प्रवास गमने, आप अगर जा रहे हैं, आपको एक चिंता है कि मैं इतने समय के लिए जा रहा हूं, तो उस समय भी आवेग थोड़ा अधिक रहेगा कि आज जम के अपने आनंद को प्राप्त कर लिया जाए, फिर तो कुछ दिनों के लिए इसकी प्राप्ति नहीं हो सकती है। तो उस समय भी क्रुद्ध प्रसन्नायाम, आपसे रूठ गया है या रूठ गई है, और उस स्थिति में जब उसको प्रसन्न किया जाता है तो रूठने के बाद जब व्यक्ति मानता है ना, तो उस समय भी जो ऊपर कहा है ना कि राग प्रवृद्धौ, जब राग अत्यधिक होता है तो यह भी वही स्थिति होती है कि राग अत्यधिक होता है।
मत्तायाम च। और जब नशे की स्थिति हो, देखिए हमारे शास्त्रों में पुरुषों को ही पीनी चाहिए, स्त्रियों को नहीं पीनी चाहिए, ऐसा कोई उल्लेख नहीं है। साथ में बैठ के पीने का भी उल्लेख है। पुरुष भी पी सकते हैं, स्त्रियां भी पी सकती हैं, और पुरुष भी पीते थे, स्त्रियां भी पीती थी। कुछ उल्लेख तो इस प्रकार के हैं कि अगर उनकी चर्चा में करने बैठूं तो आप कहेंगे कि आप तो कैसी बात करते हैं। जब समुद्र मंथन हुआ तो उसमें से सुरा निकली, तो राक्षसों ने सुरा पान के लिए मना कर दिया, इसलिए वो असुर कहलाए, और जिन्होंने उस सुरा का पान किया वो सुर कहलाए। यानी अगर इस परिभाषा के साथ चलें तो जो शराब पीते हैं, सुरा तो मदिरा को ही कहा जाता है, शराब शब्द जरा अलग भाषा से है, तो वो सुर हैं, और जो सुरा का पान नहीं करते हैं वो असुर हैं। तो जिनके पास दैवी संपत्तियां होती हैं, समृद्धियां होती हैं, जो देवताओं के तुल्य सुखों का उपभोग करते हैं, तो सुरा के बिना उनका तो नहीं ही चलता है। तो अगर प्रमत्त है, नशे में है, मत्तायाम, तो ऐसी स्त्री को और ऐसे पुरुष को भी काबू में करने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। ना नित्यम चंडवेग, जो चंडवेग हैं वो तो इसका रेगुलर उपयोग करते हैं। बाकी लोग जो हैं ये नित्य प्रति प्रयोग करने की चीजें नहीं है। यानी ये नखक्षत जो है हमेशा हर संभोग के समय इसका उपयोग नहीं। जो चंड वेग वाले हैं, जिनका खुद पे काबू नहीं है, सामने वाले का भी, तो उनके साथ तो ये सारी एक स्वाभाविक प्रक्रिया है उनके लिए। बाकी मंद मध्य वेगयो ना नित्य प्रयोग, मंद और मध्य वेग वाले इसका नित्य प्रति प्रयोग नहीं कर सकते, यानी हर संभोग के समय पे इसका प्रयोग नहीं किया जाता है। चलिए आगे चर्चा करते हैं कि ये किस किस प्रकार के होते हैं। तो तदा छुरितम, अर्धचंद्र, मंडल, रेखा, व्याघ्रनख, मयूरपदक, ससप्लुतक, उत्पल पत्रक, ये इसके 8 प्रकार हो गए। जैसे हमने आलिंगन के मुख्य 8 प्रकार देखे, जैसे हमने चुंबन के 8 प्रकार देखे, ऐसे नखक्षत के भी 8 प्रकार तो आने ही है, ये तो आपको पता है। तो 8 प्रकार कौन कौन से हैं? छुरितक, अर्धचंद्र, मंडल, रेखा, व्याघ्रनख, मयूरपद, सशप्लुत और उत्पल पत्रक। अब कहां कहां इनका प्रयोग किया जा सकता है, यानी नखक्षत कहां कहां संभव है? तो कक्षौ, कमर के ऊपर, स्तनों, स्तनों के ऊपर, गला, गले में, पृष्ठम, पीठ के भाग में, जघनम, जंघा पे, उरु प्रदेश में। ये ऐसे स्थान हैं यहां कहीं भी चेहरे पे नखक्षत का उल्लेख नहीं पाया जाता। वो तो जब आपकी लड़ाई होती है और जब नाखून मारे जाते हैं, मुंह नोच दिया जाए, वो एक अलग बात है। बाकी इस प्रकार के नखक्षत का प्रयोग इन्हीं स्थानों के लिए कहा गया है। आगे सुवर्णनाभ, वही एक विशिष्ट बात करते हैं कि प्रवृत्त रति चक्राणाम, एक बार आप रति में प्रवृत्त हो गए, ना स्थानम अस्थानम वा विद्यत, तो फिर भैया कोई स्थान निश्चित और अनिश्चित नहीं रहता है। अगर कोई चंड वेग है स्त्री और कोई मंद वेग पुरुष उसको मिल जाए और उसकी इच्छाएं जागृत हुई हों और उसी समय उसका स्खलन हो जाए, तो फिर भैया चेहरे का भी नंबर आ सकता है, क्योंकि वो आक्रोश और वो जो छटपटाहट है वो कहीं भी इस प्रकार के नखक्षत करने के लिए सामने वाले को मजबूर कर सकती है। तो इस बात को कहते हैं कि प्रवृत्त रति चक्राणाम, एक बार रति चक्र प्रवृत्त हो गया तो फिर भैया आप ये नहीं कह सकते हैं कि कहां होगा और कहां नहीं होगा। अब कुछ उसके प्रकारों की बात और करते हैं कि तत्र सव्यहस्तानी, प्रत्यग्र शिखराणी, द्वित्री शिखराणी, चंड वेगे और नखानी शु। अब यहां पे
चंड वेग वाले जो नायक हैं या नायिका हैं, उनके नाखून किस प्रकार के होंगे स्त्री पुरुषों के, तो सव्य जो हस्त है उसके नाखून प्रत्यग्र शिखराणी, आगे से नुकीले होंगे और एक नोक नहीं 2-3 नोक बनी होंगी, यानी अगर किसी को मारे जाएं तो बरबर उसको छील के रख दें, इस प्रकार के नाखून चंड वेग वाले लोगों के होंगे। चलिए श्रेष्ठ नाखूनों की चर्चा कर लेते हैं कि श्रेष्ठ नाखून कौन से माने जाते हैं। तो कहते हैं अनुगत राजी, समुज्ज्वल, अमलिन, अविपाटितम, विवर्धिष्णु, स्निग्ध दर्शन मिति नख गुणा। नाखून के ये गुण हैं क्या? अनुगत राजी, जो बड़ा अच्छा चमकदार हो। इसी चीज के लिए नेल पेंट वगैरह का प्रयोग किया जाता है कि उन पे एक शाइनिंग रहे, उन पे एक चमक रहे। समुज्ज्वल, उज्ज्वल, साफ सुथरे। अमलिनम, उनके अंदर कुछ कचरा वगैरह नहीं भरा होना चाहिए। अगर आप नेल पॉलिश का उपयोग करते हैं तो अंदर क्या है वो ज़्यादा आपको मालूम नहीं पड़ता है, लेकिन अगर आपके नख नेल पॉलिश के बिना है तो तुरंत ही आपको ये एहसास होता है कि उनके जो बड़े हुए नाखून का हिस्सा है उनमें कहीं कोई कचरा तो नहीं भरा हुआ है, तो वो नहीं होना चाहिए। अविपाटितम, यहाँ वहाँ से उखड़ गए हैं। कुछ लोग नेल बाइटिंग का उनको शौक होता है, हर वक्त नाखून काटते रहते हैं, उनके नाखून आपको समतल मिलेंगे ही नहीं। उनके नाखून हमेशा ऊंचे नीचे तिरछे कुछ इस प्रकार के बने रहेंगे, इनको श्रेष्ठ नहीं माना गया है। विवर्धिष्णु, जो हमेशा बढ़ते हुए हों, यानी सिर के बाल और हाथ पैर के नाखून ये बढ़ते रहें, ये अच्छा माना गया है। और स्निग्ध दर्शनमिति, और जो देखने में बड़े सुकोमल लगे, इस प्रकार के नाखूनों को श्रेष्ठ माना गया है। दीर्घाणी हस्त शोभिन्यानी लोकेचा योषिताम चित्रग्राहिणी गौणानाम नखानिषु। अब देश के हिसाब से बात करते हैं, लेकिन ये कहना तो जरा आज की तारीख में कठिन है, क्योंकि वसुधैव कुटुंबकम हो गया है। पूरा जो विश्व है वही एक छोटा सा एक गोला है जिसमें सभी एक दूसरे की हर एक्टिविटी से जुड़ गए हैं। आज के इस मल्टीमीडिया के ज़माने में, आज के इस युग में कोई कहीं किसी प्रकार से दूर नहीं है। यूट्यूब ने आप सबको इस तरीके से एक दूसरे के साथ जोड़ दिया है कि कोई भी कल्चर किसी भी एक देश, प्रदेश या वर्ग विशेष का नहीं रह गया है। फिर भी यहाँ कहते हैं कि जो गौड़ लोग होते हैं, गौड़ प्रदेश जो है, वहाँ के लोग लंबे और जो हाथ में बड़े शोभायमान होते हैं, वहाँ की स्त्रियाँ इस प्रकार के नाखून रखना पसंद करती हैं। आजकल तो आर्टिफिशियल नाखून मिलते हैं और वो 20 रुपये से लेके और 2000 रुपये तक के, या ये कह लीजिए कई बार तो 20,000 रुपये तक के भी हो सकते हैं, जिनका प्रयोग अपने नाखूनों पे आप स्पेशल चिपका के कर सकते हैं। तो इस प्रकार के दीर्घ नख जो हैं, ये गौड़ी देश जो है वहाँ के लोगों की ये शोभा हुआ करते थे। वहाँ की स्त्रियाँ इस प्रकार के नाखून रखना पसंद करती हैं। जो दाक्षिणात्य हैं उनके लिए ह्रस्वानी कर्म सहिष्णु, जो काम करने में सक्षम हों, जो छोटे हों। जब बड़े बड़े नाखून होंगे तो ना तो आप ठीक से मोबाइल का उपयोग कर सकते हैं, ना ठीक से आप लैपटॉप का उपयोग कर सकते हैं, आप घर के काम भी अच्छी तरीके से नहीं कर सकते हैं ना। बड़े नाखून तो वही लोग रख सकते हैं जिनको घर के काम ना करने हो। तो कर्म सहिष्णुनी, ह्रस्वानी, छोटे और काम करना जिनसे आसान हो, इस प्रकार के विकल्प योजना। विकल्प योजना का अर्थ यह है कि कई बार काम सीधे हाथ से करना है ना, तो सीधे हाथ के नाखून बड़े नहीं होंगे, पर बाएं हाथ के नाखून थोड़े बड़े हो सकते हैं। स्वेच्छापातिनी दाक्षिणात्यान, और स्वेच्छापातिनी का अर्थ ये होता है कि अगर उनका प्रयोग किया जाए तो ऐसा नहीं कि नाखून अंदर खून तक पहुंच जाएं और सब कुछ लेके आ जाएं। अगर आप मारने की कोशिश करें तो मुड़ जाने चाहिए। ऐसे सॉफ्ट नाखून जो हैं, ये दाक्षिणात्य लोगों की विशेषता है। अब गौड़ देश और दाक्षिणात्य के बीच में महाराष्ट्र के लोगों की विशेषता बताते हुए कहते हैं, मध्यमानी उभय भांजी महाराष्ट्र का नामिति। जो महाराष्ट्र है वहाँ के प्रदेश के लोगों के नाखून जो हैं
ना बहुत बड़े ना बहुत छोटे, और मध्यम प्रकार के उनके नाखून होते हैं। अब आप इस चीज को समझें कि ये सारी बातें जो की जा रही हैं वो सिर्फ इसलिए की जा रही हैं कि आप इस प्रकार की प्रक्रिया से, मैं जिस प्रदेश से हूं, जहां का जन्म है, या मैं जहां रहता हूं गुजरात में, इन सारे प्रदेशों में नखक्षत का इतना इस प्रकार का प्रयोग नहीं पाया जाता है। कुछ स्थान कुछ प्रदेशों में इसका प्रयोग इस प्रकार से होता हो जिस प्रकार के उल्लेख पाए जाते हैं तो संभव है, लेकिन नखक्षतानि पश्यन्त्या गूढ़ स्थानेषु योषिता, उसी बात को कह रहे हैं कि अपने गूढ़ स्थानों के ऊपर नखक्षत को देखने के बाद जो स्त्रियां होती हैं, चिरोसृष्टापि अवनवा प्रीतिर्भवति पेशला, अगर चिरोत्सृष्टापि, यानी किसी कारणवश उनका झगड़ा भी हो गया हो और फिर अगर उनको वो निशान दिखाई दे जाए तो पुनः प्रीति उनके मन में जागृत हो जाती है, और जागृत नहीं होती है, पेशला अत्यंत उद्दीप्त हो जाती है। चलिए इससे आगे की चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास। ये नखक्षत भी हमारे काम का एक ऐसा प्रयोग है कि जिसके बिना काम के 64 अंग पूरे नहीं होते। ये बात अलग है कि इनका जिस रूप में यहां कथन है उस रूप में प्रयोग होता है या नहीं, आगे जब इसके प्रकारों की चर्चा करेंगे तो उसको भी हम देखेंगे। धन्यवाद। मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास। आनंद लीजिए, अच्छा लगे तो मित्रों के साथ शेयर कीजिए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। पुनः आप सबका धन्यवाद।